हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय अनुज में। आज हम लोग करने वाले हैं टीए आर्मी भर्ती परीक्षा 2000 के लिए विज्ञान के क्वेश्चंस। ये जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों के बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आज का जो सेट है, ये आपका सेट नंबर 11 है। अगर आपने पिछले सेट्स नहीं देखे हैं तो उसकी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक ऐड कर दी है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉप 30 क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो लास्ट में आप लोग कमेंट करेंगे कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस शुरू हुए हैं। आप लोगों की अभी टीए की रनिंग आने ही वाली है, तो एग्ज़ाम की तैयारी भी करते रहिए। तो चलिए स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड्स में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसा कौन सा एंजाइम प्रोटीन है जो पेप्टाइड्स में परिवर्तित करता है। एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज या फिर लैक्टेज। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका पेप्सिन। तो जो पेप्सिन एंजाइम है, ये प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन है, ये किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। इसका आप लोग जल्दी से उत्तर कमेंट में बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन, जल का प्रकाश अपघटन, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण या फिर पर्णहरित का टूटना। तो जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन की बनने की प्रक्रिया है, तो वो हो जाएगी यहाँ पर जल का प्रकाश अपघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का उपयोग किस रूप में किया जाता है। शीतलक, मंदक, नियंत्रक या फिर ईंधन। तो जो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का उपयोग है, ये किया जाता है मंदक के रूप में। किस रूप में? तो ये मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एक्वा अम्ल राज्य में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात क्या होता है। 1:2, 3:1, 1:2 या फिर 2:1। आप लोग इसका उत्तर जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1:3। तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो अनुपात है वो 1:3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाए जाते हैं। तो जो मानव शरीर में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं। यकृत, अग्नाशय, प्लीहा या मस्तिष्क। तो ये आपके पाए जाते हैं अग्नाशय में। कहाँ पर? तो ये अग्नाशय में पाए जाते हैं। ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा हैं, और इसमें कुछ PYQs प्रश्न शामिल हैं, प्लस वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा हैं। ये आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ही टफ क्वेश्चंस हैं, बट ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान और भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोनों बदलेंगे, द्रव्यमान वही रहेगा, भार बदलेगा, भार वही रहेगा, द्रव्यमान बदलेगा, या दोनों वही रहेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान वही रहेगा और भार बदलेगा। जो चंद्रमा पर भार होगा वो पृथ्वी के भार का 1/6 भाग हो जाएगा। यानी कि अगर पृथ्वी पर किसी का वजन 60 किलो है, तो उसका चंद्रमा पर वजन जो है उसका मात्र 10 किलो हो रह जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। तो ये आपको बताना है कि जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति है वो मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। सेलुलोज, काइटिन, पेप पेप सॉरी पेप्टिडोग्लाइकन या फिर लिग्निन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका पेप्टिगो पेप्टिडोग्लाइकन।
पेप्टिडोग्लाइकन। क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन। ये मेरे थोड़ा बोलने में मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है इस वर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति और तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोनों घटते हैं, गति घटती है, तरंग दैर्घ्य बढ़ती है, गति गति बढ़ती है, तरंग दैर्घ्य घटती है, या फिर दोनों बढ़ते हैं। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति और तरंग दैर्घ्य में जो प्रभाव पड़ता है वो हो जाएगा आपका दोनों घटते हैं। तो जो तरंग दैर्घ्य है वो भी आपका कम हो जाता है और जो गति है ये भी आपकी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफीलिया किस प्रकार का आनुवांशिक विकार है? तो हीमोफीलिया ये किस प्रकार का आनुवंशिक विकार है ये आपको यहाँ पर बताना है। एक्स संलग्न अप्रभावी, एक्स संलग्न प्रभावी, वाई संलग्न, या फिर ऑटोसोमल अप्रभावी। तो जो हीमोफीलिया है यह किस प्रकार का आनुवांशिक विकार है? तो ये हो जाएगा आपका एक्स संलग्न अप्रभावी। क्या है? एक्स संलग्न अप्रभावी। नेक्स्ट है ब्लू बेबी सिंड्रोम पीने के पानी में किसकी अधिकता के कारण होता है? तो जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है ये पीने के पानी में किसकी अधिकता के कारण होता है? तो ये होता है नाइट्रेट की अधिकता के कारण। किसकी अधिकता के कारण? तो ये नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन भी माना जाता है? तो जो विटामिन डी होती है इसे हार्मोन भी माना जाता है। विटामिन डी जो है ये सूर्य के प्रकाश में सर्वाधिक पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? तो ये सूर्य के प्रकाश में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है? तो जो तारों का टिमटिमाना है इसका मुख्य कारण हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वायुमंडलीय अपवर्तन। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिबैलम, मेडुला ऑब्लिगेटा। तो जो मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर के तापमान को यहाँ पर नियंत्रित करता है? तो वो हो जाएगा आपका हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कृत्रिम वर्षा या क्लाउड सीडिंग के लिए मुख्य रूप से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, या फिर सोडियम क्लोराइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है? यूरेनियम, रेडियम, जिरकोनियम, या फिर प्लूटोनियम। तो इसमें आपको बताना है कि एक रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है। तो रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा नहीं है यहाँ पर? तो वो है आपका जिरकोनियम। यह एक रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है। नेक्स्ट है डीएनए में एडेनिन हमेशा किसके साथ युग्म बनाता है? गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, या फिर यूरेसिल। तो जो डीएनए में एडेनिन है ये हमेशा किसके साथ युग्म बनाता है? तो ये बनाता है थाइमिन के साथ। किसके साथ? तो ये थाइमिन के साथ हमेशा बनाता है। नेक्स्ट है गैसों के गतिज सिद्धांत के अनुसार परम शून्य तापमान पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है? अधिकतम, न्यूनतम, शून्य, या फिर अनंत। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका शून्य। तो जो गैसों के गतिज सिद्धांत के अनुसार परम शून्य तापमान पर गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा जो है वह शून्य होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो जो आरबीसी का जीवन काल है यह लगभग 120 दिन होता है। नेक्स्ट है किस रक्त समूह को सार्वभौमिक ग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है? तो जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप है वो हो जाएगा आपका ए बी पॉजिटिव। तो ए बी पॉजिटिव जो है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी?
जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, कार्ल एंडरसन या फिर रदरफोर्ड। तो जो पॉजिट्रॉन की खोज है, ये खोज की थी कार्ल एंडरसन ने। किसने? तो ये कार्ल एंडरसन ने की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या फिर एड्रिनल ग्रंथि। तो ऐसी ग्रंथि का नाम आपको बताना है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है। तो ये जो है आपकी अग्नाशय है, जो बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो सबसे अधिक आपको बताना है कि किस माध्यम में होती है। निर्वात में, हवा में, पानी में या फिर ठोस स्टील में। तो जो ध्वनि की गति है वो सबसे अधिक ठोस में, स्टील में होती है। नेक्स्ट है, सोनार तकनीक में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, पराश्रव्य तरंगे या फिर अवरक्त तरंगे। तो जो सोनार तकनीक में प्रयोग किए जाने वाली तरंगे हैं वो हैं पराश्रव्य तरंगे। कौन सी? तो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मानव आँख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और सीधा या फिर आभासी और उल्टा। तो जो मानव आँख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों के अनिवार्य रूप में पाया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर सल्फर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन है ये सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रसादी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो जो भोपाल गैस त्रासदी थी उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना है। मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो उसमें हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। नेक्स्ट है, पौधों में जल और खनिज लवण का परिवहन किनके द्वारा होता है? फ्लाएम, जाइलम, कार्टेक्स या फिर मज्जा। तो जो पौधों में जल और खनिज लवण का परिवहन है ये आपका जाइलम के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? तो ये जाइलम के थ्रू होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। तो जो ओजोन परत है यह वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की जो क्षमता है उसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? तो ये डायोप्टर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया में कौन सा जीवाणु सहायक होता है? राइबो राइजोबियम, सल्मोनेला, लैक्टोबैसिलस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस। तो जो दूध से दही बनने की प्रक्रिया में यूज होने वाला जीवाणु है वो आपका लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जितने भी भाई लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया से कर सकें। आप लोगों की अभी रनिंग स्टार्ट होने वाली हैं टीए की, तो रनिंग के बाद आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी करना बहुत ही कम समय मिलेगा, तो उसके लिए आप लोगों को तैयारी अभी से करते रहना है। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं और जनरल साइंस और जीके के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने ऐड कर दी है, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।